इंस्पेक्टर क्रोम स्कॉटलैंड यार्ड में अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। मैं जैकब बोल रहा हूँ जनाब, एक नौजवान आया है और उसने जो दास्तान मुझे सुनाई है मेरा ख्याल है वो आप भी सुन लीजिए। इंस्पेक्टर क्रोम ने एक सर दाह भरकर जवाब दिया, उसे मेरे पास भेज दो। चंद मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी और सार्जेंट जैकब एक तवीलुल कामत खूबसूरत नौजवान को लिए कमरे में दाखिल हुआ। इनका नाम मिस्टर टॉम हॉर्टिगन है, जैकब ने कहा, और ये एबीसी केस के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। इंस्पेक्टर ने कुर्सी से उठकर टॉम हॉर्टिगन से मुसाफा किया। तशरीफ रखिए मिस्टर टॉम हॉर्टिगन, लीजिए सिगरेट पीजिए। टॉम हॉर्टिगन इंस्पेक्टर को देखकर कुछ खुश न हुआ। उसे वो एक मामूली सा शख्स ही नजर आया। जनाब, बात तो कुछ खास नहीं और मुमकिन है ये मेरे मशकूक जहन का करिश्मा हो और मैं आपका वक्त जाया कर दूं। कोई फिक्र न कीजिए मिस्टर हॉर्टिगन, आप बिला झिझक जो कुछ कहना चाहते हैं कह डालिए। असल में किस्सा यह है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी वालिदा ने अपने मकान का एक हिस्सा किराए पर दे रखा है और मकान की दूसरी मंजिल तकरीबन 1 साल से एक शख्स मिस्टर किस्ट के पास है। उधेड़ उम्र का एक अजीब सा खपती और लापरवाह शख्स है और देखने में यूं मालूम होता है जैसे मक्खी तक नहीं मार सकता। इस तरह की तवील और बेमकसद तकरीर के दौरान टॉम हॉर्टिगन ने इंस्पेक्टर को बताया कि किस तरह उसने मिस्टर किस्ट को उस्टन के रेलवे स्टेशन पर देखा और किस तरह उसने टिकट गिराया और वो डोंकास्टर जा रहा था। लेकिन जनाब लिली और उसकी वालिदा को पूरा यकीन था कि वो चैटनम गया है, चूंकि मिस्टर किस्ट ने जाने से पेशतर उन्हें यही बताया था कि वो कारोबार के सिलसिले में चैटनम जा रहा है और मैंने खुद इस बात पर ज्यादा तवज्जो न दी थी। अलबत्ता लिली मार्बरी ने कहा था कि अगर मिस्टर किस्ट डोंकास्टर गया है तो वो एबीसी के जालिमाना हाथ का शिकार न हो जाए, और मैंने जवाब दिया था कि उसका नाम डी से शुरू नहीं होता। फिर लिली को याद आया कि चेस्टन में कत्ल की वारदात हुई थी, तब भी मिस्टर किस्ट चेस्टन के आसपास ही मौजूद था। इस बात पर मैंने हंसते हुए यूं ही पूछा था कि क्या बेकर्स हिल की वारदात पर भी मिस्टर किस्ट वहां गया था। लिली ने बताया कि हाँ, वो वहां गया था। फिर मैंने उससे कहा कि क्या ये मुमकिन नहीं कि मिस्टर किस्ट ही एबीसी हो, और लिली ने जवाब दिया कि वो बेचारा तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। उसके बाद बात आई गई हो गई, लेकिन जनाब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे जहन में शक व शुबे का कांटा चुभ गया है। मैंने उस शख्स मिस्टर किस्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि बावजूद अपनी काहिली, लापरवाही और हिमाकत के वो पागल जरूर है। टॉम एक लम्हे को सांस लेने को रुका। इस असना में इंस्पेक्टर खामोश बैठा रहा और फिर जनाब डोंकास्टर की वारदात के बाद मैंने अखबारों में पुलिस की तरफ से इश्तिहार देखा कि उसे ऐसे शख्स, केस या कैश के मुताल्लिक मालूमात दरकार हैं जिसके नाम के पहले हुर्फ AB हों, और इश्तिहार में उस शख्स का हुलिया भी दर्ज था जो मिस्टर किस्ट पर पूरी तरह सादिक आता है। चुनाचे मैं फौरन लिली मार्बरी के पास गया, उससे दरियाफ्त किया कि मिस्टर किस्ट के असल नाम के इब्तिदाई हुर्फ क्या हैं। तो उसने बताया कि AB। पहले तो उसे भी याद न था, लेकिन उसने अपनी वालिदा से पूछकर मुझे बताया। फिर हम दोनों ने छानबीन की और देखा कि जब एंड ओवर में कत्ल की पहली वारदात हुई थी तो मिस्टर किस्ट कहाँ था। जाहिर है ये पता चलाना आसान काम ना था, क्योंकि एंड ओवर के हादसे को 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन आखिरकार हमें पता चल ही गया। मिसेस मार्बरी का एक भाई कनाडा से लंदन में मिसेस मार्बरी के यहाँ आ रहा था और तवक्को के खिलाफ वो 21 जून को ही आ गया था और उसके लिए एक फालतू बिस्तर की जरूरत पड़ी। चुनाचे लिली ने अपनी माँ से कहा था कि चूंकि मिस्टर किस्ट बाहर गए हुए हैं इसलिए फिलहाल उनका बिस्तर ही मामू को दे दिया जाए। लेकिन मिसेस मार्बरी इस तजवीज पर रजामंद ना हुई और उन्होंने कहा कि इस तरह मिस्टर किस्ट को तकलीफ होगी। बहरहाल उससे यह पता चल गया कि 21 जून को जब एंड ओवर में वारदात हुई है मिस्टर किस्ट लंदन में मौजूद ना था। इंस्पेक्टर निहायत तवज्जो से ये तकरीर सुनता रहा और जब टॉम हॉर्टिगन चुप हुआ तो उसने पूछा, बस यही बात थी जो आप कहना चाहते थे? हाँ जनाब, कुल यही किस्सा था। मुमकिन है मेरा यहाँ आना बेकार ही साबित हुआ हो। इसके बरक्स आपने बहुत अच्छा किया जो चले आए, अगरचे आपकी शहादत मामूली नौयत की ही है। मिस्टर किस्ट की नक्लो हरकत की जो तारीखें आपने बयान की हैं वो महज इत्तेफाक भी हो सकती हैं और इसी तरह उनके नाम के पहले हुर्फ भी दूसरे नाम से मिल सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं मिस्टर किस्ट से एक इंटरव्यू जरूर करूंगा। क्या अब वो घर पर मौजूद हैं? जी हाँ। वो कब वापस आया? डोंकास्टर की वारदात जिस रोज हुई थी उसी शाम को। और इस वक्त वो क्या कर रहा है? जनाब ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में ही बसर करता है, लेकिन उसकी हालत बड़ी अजीबो गरीब है। वो सुबह शाम बस अखबार खरीदता रहता है। सुबह जाता है, सारे अखबार खरीद कर लाता है, शाम तक उन्हें पढ़ता रहता है और फिर शाम के अखबारात खरीद कर लाता है। मिसेस मार्बरी का बयान है कि वो अपने आप से बातें भी करता है। मिसेस मार्बरी के घर का पता क्या है? टॉम ने इंस्पेक्टर को बता दिया। फिर इंस्पेक्टर उठा और हाथ मिलाते हुए कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर टॉम। मैं दिन में किसी वक्त मिस्टर किस्ट से मुलाकात के लिए जाऊंगा और आप भी उससे खबरदार रहिए और इस बात का इत्मीनान रखिए कि आपने यहाँ आकर मेरा बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। अलविदा। टॉम के रुखसत होते ही सार्जेंट जैकब कमरे में दाखिल हुआ।
کہیے جناب کچھ معلوم ہوا؟ اس نے پراشتیاق لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، بشرط یہ کہ نوجوان نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ واقعی صحیح ہوں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ ابھی تک جرابیں بنانے والی فیکٹریوں سے ہمیں کوئی فائدہ مند معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ ذرا مجھے چرسٹن کیس کی فائل تو دینا۔ چند منٹ تک وہ فائل کی ورق گردانی کرتا رہا، پھر ایک کاغذ نکال کر بولا، یہ ہے وہ بیان جو ایک شخص ہیل نے ٹارکوئے پولیس کو دیا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ ٹارکوئے سینما سے فلم ناٹ اے اسپیرو دیکھ کر جب باہر نکلا تو اس نے ایک عجیب و غریب شخص کو دیکھا جو اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا۔ ناٹ اے اسپیرو؟ کیا یہ وہی فلم تو نہیں جو ڈونکاسٹر کے ریگل سینما میں چل رہی ہے؟ جی ہاں جناب، ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے چوتھے قتل کی اسکیم قاتل نے اسی فلم کو دیکھ کر بنائی ہے۔ اس شخص ہل نے جو حلیہ بتایا ہے وہ ٹام ہارٹیگن اور میری سٹوورٹ کے بیان کردہ حلیوں سے ملتا جلتا ہے۔ پھر اس نے کئی بار پرخیال انداز میں اپنا سر ہلایا۔ کوئی ہدایت جناب؟ سارجنٹ نے دریافت کیا۔ ارے ہاں، مسز ماربری کے گھر واقع کامیڈین ٹاؤن کی نگرانی کے لیے 2 آدمیوں کو بھیج دو، لیکن ٹھہرو، میں نہیں چاہتا کہ وہ مسٹر کسٹ خامخواہ خوفزدہ ہو جائے۔ پہلے میں اسسٹنٹ کمشنر پولیس سے اجازت لے لوں، پھر مسٹر کسٹ کو یہاں بلوا کر اس سے بیان لے لیا جائے۔ ٹام ہارٹیگن اسکاٹ لینڈ یارڈ سے نکلا تو للی ماربری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے للی کو انسپکٹر سے ملاقات کا ذکر سنایا۔ پولیس کا خیال ہے کہ واقعی مسٹر کسٹ ہی مجرم ہے۔ یہ بات تو نہیں بلکہ اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ تمہارے گھر آ کر مسٹر کسٹ سے ضرور ملے گا۔ بیچارہ کسٹ، للی بولی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسی بیچارے نے اب تک 4 بھیانک قتل کیے ہیں تو؟ للی نے سر داہ بھری نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو یقین نہیں آئے گا۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، میرے ساتھ آؤ، تمہیں ایک کام سر انجام دینا ہے۔ ٹام ہارٹیگن نے للی کے کان میں کچھ کہا اور وہ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی، پھر جیسے رضامند ہو کر بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ اور چند منٹ بعد وہ ایک ٹیلی فون بوتھ میں کھڑی کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اس نے چپکے چپکے کسی سے باتیں کی، پھر مسٹر کسٹ نے نہایت آہستہ سے ریسیور واپس فون میں رکھ دیا اور مڑ کر مسز ماربری کی جانب دیکھا جو چہرے پر تفکر اور تجسس کے تاثرات لیے دروازے میں کھڑی تھی۔ مسٹر کسٹ، پہلی مرتبہ میں نے آپ کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہیں، ہاں مسز ماربری، خدا نخواستہ کوئی بری خبر تو نہیں؟ ارے نہیں، اوف خدایا، کتنی ضدی عورت ہے، اس نے دل میں سوچا، اور پھر اس کی نگاہیں قریب ہی رکھے ہوئے اخبار پر پڑیں۔ میری ہمشیرہ کے گھر ابھی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ مسٹر کسٹ بول اٹھا، حالانکہ اس کی کوئی بہن نہ تھی۔ تب تو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے مسٹر کسٹ، مسز ماربری نے کہا، اور دل میں کہنے لگی، توبہ توبہ، کتنا عجیب آدمی ہے، اس نے آج تک ہم سے اپنی بہن کا تذکرہ تک نہ کیا۔ پھر وہ باتونی انداز میں کہنے لگی، جب آپ کا فون آیا مسٹر کسٹ تو میں بہت متعجب ہوئی۔ جو عورت بول رہی تھی اس کی آواز میری للی سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ مجھے تو پہلے یہی وہم ہوا کہ وہی بول رہی ہے۔ کہیے مسٹر کسٹ، کیا یہ آپ کا پہلا ہی بھانجا ہے؟ یہ پہلے بھی کئی بھانجے اور بھانجیاں ہو چکی ہیں۔ یہ پہلا ہی ہے، مسٹر کسٹ نے جواب دیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں فوراً جاؤں اور جلدی اسٹیشن پہنچ جاؤں تو گاڑی مل جائے گی۔ اور جب وہ بھاگتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو مسز ماربری نے پوچھا، کیا آپ مہینہ 1.5 مہینہ وہیں رہیں گے؟ جی نہیں، صرف 2-3 دن۔ پھر وہ اپنی خوابگاہ میں چلا گیا اور مسز ماربری مسٹر کسٹ کے نوزائیدہ بھانجے کے بارے میں سوچتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر کسٹ نہایت خاموشی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ مسز ماربری کے کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون پر اس کی نظر پڑی اور اس کے دماغ میں وہ بات گونجنے لگی جو اس نے تھوڑی دیر پیشتر ہی ایک لڑکی سے فون پر کی تھی۔ مسٹر کسٹ، کیا آپ ہی بول رہے ہیں؟ شاید آپ کو یہ سن کر خوشی ہو، اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک افسر آج آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ اسے یاد نہ آتا تھا۔ کچھ اس طرح کا جملہ کہا تھا، او آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت نوازش کی۔ لڑکی نے اسے فون کیوں کیا تھا؟ کیا اس نے کوئی اندازہ لگا لیا ہے یا وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ پولیس کے آنے تک وہ کمرے میں ہی ٹھہرے گا؟ لیکن لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ انسپکٹر آ رہا ہے؟ اور پھر اس کی آواز ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ لیکن اگر اسے سب کچھ معلوم ہے تب وہ یقیناً کسی کو نہیں بتائے گی۔ عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، ظلم کرنے پہ آئیں تو اپنے ہی بچوں کو ہلاک کر دیں اور کرم کرنے پر تلیں۔ تو اس نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ للی نے چوہے پر ترس کھا کر اسے چوہے دان سے آزاد کرا دیا تھا۔ بڑی اچھی لڑکی ہے اور بہت خوبصورت بھی۔ ہال اسٹینڈ کے پاس آ کر وہ رکا۔ باورچی خانے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ مسز ماربری شاید باہر آ جائے، اس نے سوچا، اور یہ سوچ کر صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ایک اور کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اسسٹنٹ کمشنر، انسپکٹر کروم، میں اور پوئرو شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کہہ رہا تھا، مسٹر پوئرو، جرابوں کے بارے میں آپ کا اندازہ درست تھا، لیکن چیکنگ کے باوجود اس شخص کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ شخص کوئی باقاعدہ ایجنٹ نہ ہوگا۔ پوئرو نے جواب دیا۔ انسپکٹر تم بتاؤ اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ کمشنر نے دریافت کیا۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، انسپکٹر نے ایک فائل نکال کر کہا، میں چرسٹن، ہینگٹن، ٹارکوئے سب مقامات چیک کر چکا ہوں اور تمام افراد کی مکمل فہرست میرے پاس ہے
जिन जिन के पास वो शख्स जुराबे बेचने गया था। टोरी स्टेशन के करीब एक छोटे से पट नामी होटल में वो ठहरा था और कत्ल की रात वो 10:30 बजे होटल में वापस आया। मेरे ख्याल में उसने टोरी पहुंचने के लिए चर्चटन से 9:57 पर जाने वाली गाड़ी पकड़ी होगी। बैकेस हिल में भी उसने यही तरीका इख्तियार किया। अपने इसी नाम से वो ग्लोब होटल में ठहरा और 1 दर्जन के करीब पतों पर उसने जुराबे बेचने की कोशिश की, जिनमें मकतूल बेटी बर्नार्ड की वालदा मिसेस बर्नार्ड और जिंजर कैफे की वेट्रेस भी शामिल है। वो शाम होने से खासी देर पहले ही होटल से चला गया और अगले रोज वो सुबह 11:30 बजे होटल वापस आया। एंडोवर में भी उसने इसी तरह काम किया। मकतूला मिसेस आस्टर की पड़ोसन मिसेस फॉलर को जुराबे खरीदने की पेशकश की। मिसेस आस्टर को जुराबे दी और बाजार में आधी दर्जन के करीब दूसरे अफराद के हाथ भी फरोख्त की। मैंने मिसेस आस्टर की भांजी मैरी डोवर से मिसेस आस्टर की खरीद करदा जुराबे हासिल कर ली हैं। वो हूबहू वैसी ही जुराबे हैं जो मिस्टर किस्ट सप्लाई करता है। बहुत खूब, कमिश्नर ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मुख्तलिफ अफराद ने जो बयानात दाखिल किए हैं मैंने उन पर भी तफ्तीश कर ली है। मिस्टर टॉम हॉटिंगन ने जो पता दिया था उस पते पर मैं खुद गया, लेकिन मुझे पता लगा कि मेरी आमद से आधा घंटा पेशतर ही मिस्टर किस्ट जा चुका है। मुझे बताया गया कि उसे टेलीफोन पर एक पैगाम मौसूल हुआ था और उसकी मेजबान खातून ने बताया कि पहली बार ही उसे किसी ने फोन किया था। उसका कोई साथी? कमिश्नर ने राय जाहिर की। बहुत मुश्किल है, ये बहुत अजीब बात है, पोयरो ने रुक रुक कर कहा। हम सब ने उसकी जानिब इस्तेफामिया अंदाज से देखा, लेकिन वो खामोश रहा। अलबत्ता उसने नफी में अपने सर को जुम्बिश दी और इंस्पेक्टर ने बात जारी रखी। जिस कमरे में वो रहता था मैंने उसकी अच्छी तरह तलाशी ली है और उसकी तलाशी ने मेरे दिल से शको शुबे के तमाम कांटे दूर कर दिए हैं। कमरे में कागजों का एक दस्ता मिला है जो वैसे ही कागजों पर मुश्तमिल है जिन पर मिस्टर पोयरो को खत टाइप करके भेजे गए हैं, और अलमारी में हौजरी का बड़ा जखीरा, और अलमारी के पीछे से एक और दिलचस्प चीज बरामद हुई, यानी ABC रेलवे गाइड की 8 बिल्कुल नई जिल्दें। गोया जुर्म का कतई सबूत, कमिश्नर ने कहा। और उसके अलावा भी एक चीज दस्तयाब हुई है, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा। मैं उस चाकू की तलाश में था जिससे उसने डॉनकास्टर की वारदात की है, लेकिन चाकू कमरे में न था। लेकिन मुझे यकीन था कि चाकू कहीं ना कहीं होगा। हॉल स्टैंड के नीचे से मुझे कोई चीज मिली। मैंने बड़ी मुश्किल से स्टैंड को हटाया और बिलाशुबा चाकू वहीं मौजूद था और उस पर खून अभी तक जमा हुआ है। बहुत खूब, कमिश्नर ने कहा। अब हमें सिर्फ एक शय की और जरूरत है। वो क्या? खुद मुजरिम। अब वो बचकर कहीं नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर के लहजे में खुद एतमादी की झलक मौजूद थी। कहिए मिस्टर पोयरो, आपका क्या ख्याल है? हैं? पोयरो ने चौंक कर कहा। कुछ मुझसे कहा आपने? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि बस अब कातिल को पकड़ना बाकी है। ओ हाँ, बिलाशुबा। पोयरो का लहजा इतना सर्द था कि हम सब हैरत से उसे देखने लगे। मिस्टर पोयरो, आप किसी बात पर फिक्रमंद हैं? कमिश्नर ने दरियाफ्त किया। कमिश्नर साहब, इस केस में एक ऐसी खास बात है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है, और ये सवाल है क्यों, यानी वारदातों का मकसद क्या है, ये अभी तक मालूम ना हो सका। मकसद इसके सिवा और क्या है कि ये कातिल जुनूनी है, असिस्टेंट कमिश्नर ने जवाब दिया। पोयरो मुस्कुराया, लेकिन इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और चंद मिनट बाद कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पर पहुंच गई। मैं सोच रहा हूँ कि कातिल इस वक्त कहाँ होगा, असिस्टेंट कमिश्नर ने सर दाह भरते हुए कहा। मिस्टर किस्ट सब्जी फरोश की दुकान के आगे खड़ा अपनी निगाहों के ऐन सामने कोई शय घूर रहा था। मिसेस ए आस्टर सिगरेट और अखबार यहीं से खरीदिए। खिड़की के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था, किराए के लिए खाली है। जरा एक तरफ हट जाइए साहब। सब्जी फरोश की बीवी फलों का टोकरा लिए उसके आगे आकर खड़ी हो गई। मिस्टर किस्ट माजरत के साथ एक तरफ हो गया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाजार की जानिब बढ़ने लगा। उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी न थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। 2 दिन का फाका। चलते चलते उसकी नजर एक अखबार फरोश की दुकान पर लगे हुए पोस्टर पर पड़ी। ABC केस, कातिल अब तक मफरूर है। मिस्टर हरकुल पोयरो से एक इंटरव्यू। किस्ट ने अपने आप से कहा, हरकुल पोयरो, क्या ताज्जुब है अगर उसे मालूम हो। वो लड़खड़ाता हुआ चलता गया और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन वो गिरता पड़ता चला जा रहा था, मगर कहाँ, ये उसे मालूम न था। अब वो बहुत थक चुका था। दफातन उसकी नजरें ऊपर उठी। बड़े बड़े रोशन हुरूफ में लिखा था, पुलिस स्टेशन। कमाल है, वो खिलखिलाकर एकदम हंस पड़ा और उसके कदम पुलिस स्टेशन की तरफ उठने लगे, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही वो चकरा कर गिर पड़ा। मिस्टर अलेक्जेंडर बोनापार्ट किस्ट की गिरफ्तारी के अगले रोज डॉक्टर थॉमसन और चीफ इंस्पेक्टर जाप पोयरो से मिलने के लिए आए, और इंस्पेक्टर ने बताया कि हुकूमत की तरफ से मिस्टर किस्ट की सफाई के लिए मिस्टर लोकस को वकील मुकर्रर किया गया है। बिलाशुबा मुकदमा बिल्कुल साफ है, लेकिन मिस्टर किस्ट के पास बैकेस हिल की वारदात के सिलसिले में बचाव का एक जबरदस्त सबूत एलिबाई मौजूद है। एलिबाई मतलब सबूत, और उसकी बदौलत पुलिस को मुकदमा चौपट होता नजर आता है। मिस्टर लोकस निहायत चालाक वकील है
वो इस्तगासा को इसी एलिबाई की बुनियाद पर चारों खाने चित कर देगा। कहिए डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? पोयरो ने डॉक्टर थॉमसन से दरियाफ्त किया। मिस्टर किस्ट के बारे में समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। मैंने उसे देखा और बातें भी की। उसका रवैया कतई गैर मशकूक है, लेकिन बहरहाल उसे मिराक का मरीज कहना चाहिए और एंडोवर पुलिस स्टेशन में उसका चकरा कर गिरना इसी मर्ज का सबब था। डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स कतई गैर शऊरी तौर पर जुर्म का इर्तिकाब करे? मैंने पूछा। जी हाँ, नफ्सियाती तौर पर ऐसा होना मुमकिन है। यकीनन ऐसी कई मिसालें पेश की जा सकती हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि मिस्टर किस्ट ने जितनी वारदातें की हैं उनके बारे में उसे कतई तौर पर इल्म है कि ये वारदातें उसी ने की हैं। उसके बाद डॉक्टर ने इस मौजू के नफ्सियाती पहलुओं पर एक मालूमाती तकरीर की और कहा, बहरहाल मैं इस थ्योरी के खिलाफ हूँ कि किस्ट ने यह बेखबरी के आलम में किया है। बिलाशुबा अगर हमें खतूत मौसूल न होते तो यही थ्योरी उसके हक में बेहद मजबूत थी, लेकिन खतूत ने इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी हैं और इन खतूत से जाहिर होता है कि इन वारदातों की पेशबंदियां और मंसूबा सोच समझकर बनाया गया है। इन खतूत के बारे में अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि उन्हें लिखने और मुझे भेजने का मकसद क्या था। जब तक ये मुअम्मा ना खुले मेरी दानिश में ये केस हल नहीं होगा। पोयरो ने कहा, हाँ ये बात काबिल गौर है, बहरहाल उसका भी जल्द ही पता चल जाएगा। ये कहकर डॉक्टर थॉमसन खड़ा हो गया। उसने जाने की इजाजत चाही। पोयरो इंस्पेक्टर जाप से पूछने लगा, आप कुछ परेशान नजर आते हैं। मैं? इंस्पेक्टर जाप ने चौंक कर कहा, बिलाशुबा तुम्हारा अंदाजा सही है। मैं दरअसल एक शख्स मिस्टर स्ट्रेंज की गवाही से परेशान हूँ। उस शख्स की गवाही पर मुकदमे का दारोमदार है। मुझे मालूम है कि वो सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम सब मजबूर हैं। उसका हुलिया बयान करो। 40 साल का एक मजबूत शख्स है और उसका इसरार है कि उसकी शहादत मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि उसे बाहर जाना है। और ये शख्स कसम खाकर बयान करता है कि 24 जुलाई की शब को वो ईस्ट बॉन्ड के व्हाइट क्रॉस होटल में मिस्टर किस्ट से मिला था। दोनों बातें करते रहे और डिनर खाने के बाद उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया। मिस्टर किस्ट एक माहिर खिलाड़ी साबित हुआ और दोनों आधी रात तक ताश खेलते रहे। मिस्टर स्ट्रेंज का कहना है कि रात 12:10 पर उन्होंने खेल खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर 25 जुलाई को किस्ट ईस्ट बॉन्ड के व्हाइट क्रॉस होटल में रात 12:10 पर मौजूद था, तो फिर उसने 12 और 1 के दरमियान बैकस हिल में समंदर के किनारे बैटी बर्नार्ड को किस तरह हलाक किया? अगर ये बात वाकई सच है तो उसे झुटलाना बहुत मुश्किल होगा। पोयरो ने कहा, क्या ये शख्स मिस्टर स्ट्रेंज अपने बयान पर जमा हुआ है? जी हाँ, और होटल के रजिस्टर में भी इस किस्ट के दस्तखत मौजूद हैं। मिस्टर स्ट्रेंज के बारे में ये भी कहना मुश्किल है कि वो किस्ट का साथी होगा, क्योंकि जुनूनी कातिलों का कोई साथी या शरीके कार नहीं होता। अब सवाल यही है कि क्या बैटी बर्नार्ड की मौत 12 और 1 बजे के दरमियान नहीं हुई, बल्कि उसके बाद हुई है। लेकिन डॉक्टर को यकीन कामिल है कि लड़की की मौत 12 और 1 बजे के दरमियान हुई है। अब देखिए कि ईस्ट बॉन्ड से बैकस हिल का फासला 14-15 मील है। मिस्टर किस्ट को वहां तक पहुंचने के लिए वक्त चाहिए, और ये कि उसे होटल से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। हाँ, ये मसला तो बड़ा टेढ़ा है। पोयरो ने कहा, बिलाशुबा हमें इस मामले में पढ़ना ही ना चाहिए था। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें तो किस्ट पर डॉनकास्टर की वारदात का इल्जाम रखना है, और यही वो मौके पर पकड़ा गया। कोर्ट की आस्तीन पर लगे हुए धब्बे, चाकू, ये 2 सबूत काफी हैं और कोई ज्यूरी उसे बरी नहीं कर सकती। डॉनकास्टर की वारदात उसने की, चेस्टर की वारदात उसने की, एंडोवर की वारदात उसने की, और फिर बेकस हिल की वारदात भी उसने ही की होगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे। उसने नफी में अपने सर को जुम्बिश दी और उठकर खड़ा हो गया। मिस्टर पोयरो, अब आपकी बारी है कि इंस्पेक्टर क्रोम को इस मखमसे से निजात दिलाएं। ये कहकर वो बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर जाप के रुखसत होने के बाद मैंने पोयरो से दरियाफ्त किया, पोयरो, क्या तुम्हारे ख्याल में इस मसले का कोई हल मौजूद है? पोयरो ने सवाल के जवाब में मुझसे एक सवाल कर दिया, हॉस्टिंग, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे ख्याल में केस खत्म हो चुका है? हाँ, और क्या, मुजरिम पकड़ा जा चुका है, उसके खिलाफ वाज़ेह सबूत और ठोस शहादतें मौजूद हैं। लेकिन पोयरो ने नफी में सर हिलाया, केस खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। केस का हल दरअसल शख्सियत में पिना है, और जब तक हम उस शख्सियत के बारे में तमाम मालूमात हासिल न कर लें, ये असरार हल नहीं होगा। ये कोई फतह नहीं है कि हमने मुजरिम को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन हमें तो उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। मैंने बहस की, यही हमारी भूल है हॉस्टिंग। हकीकत में हमें कुछ भी मालूम नहीं। हमें ये मालूम है कि वो कहाँ पैदा हुआ, हमें ये मालूम है कि जंग में वो भर्ती हुआ, उसके सर में हल्का सा जख्म आया और फिर मिर्गी के मर्ज की बिना पर उसे फौज से खारिज कर दिया गया। हमें मालूम है कि वो 2 साल तक मिसेस मार्बरी के मकान में किराएदार रहा। हमें ये मालूम है कि वो खलवत पसंद और हंगामे से दूर भागता है, एक ऐसा शख्स जो कतई बेजरर हो, जिसकी तरफ कोई तवज्जो ना दे। हमें मालूम है कि उसने इंतहाई ज़हानत सर्फ करते हुए भयानक वारदातों की स्कीम बनाई और इस स्कीम को निहायत होशियारी और चालाकी से अमली जामा पहनाया। हमें मालूम है कि इसी दौरान उसने निहायत जबरदस्त हिमाकतें भी की। हमें मालूम है कि उसने इंतहाई बेरहमी और सफाकी से कत्ल किए, और हमें यह भी मालूम है कि उसने निहायत रहम दिली से काम लेते हुए
یہ پسند نہ کیا کہ ان وارداتوں کے الزام میں وہ لوگ پھانسی کے تختے تک پہنچے جو بے گناہ ہوں۔ ظاہر ہے اگر وہ خط نہ بھیجتا تو مقتولوں کے قریبی رشتہ داروں پر آفت آ جاتی اور وہ خود محفوظ رہتا۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا ہوسٹنگ کہ وہ شخص متضاد صفتوں کا مالک ہے؟ غلطی اور چالاکی، سفاکی اور رحم دلی، حماقت اور ذہانت، اس شخص میں ضرور ایسی کوئی وزنی خصوصیت ہے جو ان متضاد فطرتوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ بلا شبہ اگر تم اس کا نفسیاتی اعتبار سے مطالعہ کرو تو میں نے کہنا شروع کیا، مجھے بتاؤ کہ آغاز ہی سے اس کیس کی نوعیت کیا رہی؟ اس تمام مدت میں قاتل کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا اور اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اسے قطعی نہیں جانتا۔ میں وہی ہوں جہاں سے چلا تھا۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، مثلا یہ کہ قاتل نے وارداتیں کیوں کی، اس نے اس مقصد کے لیے مخصوص افراد کو ہی کیوں چنا، عرف تہجی کی ترتیب سے، میں نے کہنا شروع کیا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ میرے دوست، کیا بیکس ہل میں بیٹی برنارڈ ہی ایک ایسی لڑکی تھی جس کا نام بی سے شروع ہوتا ہے؟ اس کے متعلق میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اور اسے درست ہونا چاہیے، اسے صحیح ہونا ہی پڑے گا، لیکن کاش ایسا ہو۔ چند لمحے تک وہ خاموش بیٹھا رہا، میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت ہلکی سی جھپکی آ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ دفعتاً میری آنکھ کھلی تو میں نے حیرت سے دیکھا کہ پوئرو میرا کندھا ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز دوست ہوسٹنگ، ہمیشہ تم ہی میری مدد کرتے ہو، ہمیشہ تم نے مجھے صحیح راستہ دکھایا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی انہی سوالات میں کھویا ہوا تھا جو میں نے تم سے کیے تھے اور اچانک مجھے تمہارا کہا ہوا جملہ یاد آ گیا۔ خدا کی پناہ بات کتنی واضح اور روشن تھی، لیکن میں تو اندھا ہی ہوں۔ بے شک میں اندھا تھا جو اس وقت دیکھ نہ سکا، میں نے ہی غفلت کی اور اب مجھے میرے سوالات کا تسلی بخش جواب مل گیا ہے۔ مسز آرچر کے قتل کی وجہ، سر مائیکل کلارک کے قتل کی وجہ اور ڈونکاسٹر کے قتل کی وجہ، اور ان میں سب سے زیادہ اہم یعنی ہرکول پوئرو کو خطوط بھیجنے کی وجہ۔ اب ذرا مجھے بھی تو سمجھا دو کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہیں، میں نے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے مجھے ایک اور بات معلوم کرنی ہے، پھر میں خصوصی پارٹی کا اجلاس بلاؤں گا اور جب مجھے ایک خاص سوال کا جواب مل جائے گا تو میں اے بی سی سے ملاقات کے لیے جاؤں گا اور آخر کار ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ اے بی سی اور ہرکول پوئرو، دو حریف۔ مسٹر کس سے تمہیں کیا توقع ہے کہ کیا بتائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہرکول پوئرو مسکرایا، کوئی جھوٹ، اور اسی کے ذریعے مجھے سچائی کا علم ہو جائے گا۔